इसका संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। गुप्त डायनेस्टी कुषाण के बाद भारत को एक सूत्र में बांधने में सक्षम रही, कामयाब रही। मतलब सिंपल सी बात है, विशाल साम्राज्य जब जाता है तो एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाती है, फिर एकदम सारी इसकी डगमगा जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर परिवार का मेन आदमी, मेन मुखिया अगर किसी तरीके से कोई हानि में पहुंच जाती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। वो बात अलग है कि आज वो उस चीज़ को संभालने के लिए कई सारी कंपनी ये दावा करती है कि हमारे पास इंश्योरेंस है। अगर आपके परिवार के मुखिया को या मुख्य अर्निंग पर्सन को कुछ हो जाता है तो हम सपोर्ट करेंगे, हमारे पास कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, बीमा करवाते हैं वो है। समझ रहे हो ना? ये मुद्दा अब अलग पार्ट हो गया, मगर ये समझो कि अब जब गुप्त वंश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, विशाल राजा हो चुके हैं, एक दो विशाल राजा और बचे हैं अभी गुप्त डायनेस्टी में, फिर अचानक से जब ये वंश खत्म होगा, भारत फिर एक उसी कगार पे आ जाएगा जैसा था, है ना? मैंने आपको बताया था ना, हर तीसरी पीढ़ी लगभग डिस्ट्रॉय कर जाती है? ये नहीं है कि भाई यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, मैक्सिमम अंदाजे लगाए जाते हैं, है ना? क्योंकि कोई इसको गलत साबित करने के लिए कुछ और भी कर सकता है। अजी तीसरी ना, मैं तो अपने आने वाली पीढ़ियों को ऐसे संस्कार देके जाऊंगा, तीसरी ना तुम किसी पीढ़ी में कुछ नहीं कह सकते। मेहनत कोई ना कोई पीढ़ी तो कम करेगी, ये बात तय है ना? और मेहनत वही ज़्यादा करेगा जो क्राइसिस से गुजरेगा, इसे लगेगा कि हाँ कुछ करना है। तो आज की जो क्लास है, गुप्त वंश को आगे बढ़ाते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा? श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, के बाद समुद्रगुप्त, के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिससे विक्रमादित्य की उपाधि भी है ना? हालांकि बताते हैं कि इसका एक नाम और भी था, है देवदत्त वगैरह जो भी है, उसे हम नहीं करना। हमें क्या करना है, उपाधि कौन सी ली है? वैसे तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य में दो नाम रखने की प्रथा थी। हर राजा के कितने थे? दो नाम। सिंपल सी बात है, कल को जब तुम लग जाओगे, पुलिस में लगो या पैरामिलिट्री फोर्स में लगो या अग्निवीर में लगो, तो सिंपल सी बात है, एक ओहदा जुड़ जाएगा। अगर फौजी बने तो फौजी जुड़ जाएगा, है ना? पुलिस वाले बने तो लोग तुम्हें दीवानजी कहेंगे, है? और पैरामिलिट्री फोर्स में बने तो सिपाही को मेजर कहेंगे। उन्होंने एक पेट लैंग्वेज बनाई है आपस में, भ्रष्टाचार की। ओहदा जुड़ गया, कह सकते उपाधि नहीं है ना? हालांकि तुम्हारा कोई साम्राज्य नहीं है, मगर आपने एक छोटी सी नौकरी पाई और आपको एक उपाधि मिल गई, तो आप अपना इतिहास लेके तो लिख देना कि मैंने ये मेजर की उपाधि कब प्राप्त की, 2025 में या 24 में। तो बेटा गुप्त में मैंने आपको जो चंद्रगुप्त द्वितीय डाल रखा था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय पे आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय पे भी क्या क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय में मैंने आपको बता दिए, देखना क्या चल रहा है, गुप्त वंश है। चंद्रगुप्त सेकंड मतलब विक्रमादित्य। हाइलाइट्स को एक बार कवर करते हैं। नवरत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त सेकंड, है ना? और सबके नाम लिखवा दिए, सबकी पुस्तक लिखवा दी, है ना? खास करके आपको विष्णु शर्मा है, आर्यभट्ट है और कालिदास को ऑन द टॉप रखना है। कालिदास की कोई ना कोई पुस्तक, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम या रघुवंश का सकती है, ये बार बार पूछी जाती है। तो जब ये पूरा समाप्त हो गया तो इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड के बाद राजगद्दी पे बैठा कुमारगुप्त। कौन बैठा? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त बैठा राजगद्दी, ठीक है? कुमारगुप्त पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कोई विशेष ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही बनेंगे। एक तो ये कि बताइए इसके बाद राजगद्दी में कौन आया? कुमारगुप्त। दूसरा बनेगा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो नालंदा विश्वविद्यालय
किसने बनवाया बेटा? कुमार गुप्त ने। नालंदा यूनिवर्सिटी ये कहां पर है आज? अगर देखा जाए तो बिहार में। आज नालंदा कहां पे लिखोगे आप? बिहार। एक क्वेश्चन ये बनेगा, बना तो किसका बेटा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कुछ लोग बताते हैं बीच की और भी कड़ी थी। हालांकि एक दो शासकों के स्पष्ट रूप से ये बात क्लियर है कि ये इसका बेटा है, वरना इतिहास में ये छेड़छाड़ हमेशा हुई है। हालांकि भारत की बात तो अलग की बात है, जो विदेशी जो आक्रमणकारी है, जहां पे भी उनको भारतीय शासकों ने पराजित कर दिया, एक तरीके से पीट दिया, तो वो पन्ना इतिहास से गायब। नहीं पता जी, कोई साक्ष्य नहीं है ना? क्यों नहीं है? किसी को नहीं पता। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एक पिटाई हुई है, या पिटाई इन द सेंस ये पराजित हुए थे और यहाँ से ये वापस गए। और भारत के शासक तुम्हें पता ही है, सारे के सारे ब्लड में यही है, कोई बात नहीं, जिले अपने हरा दिया, जा कोई बात ना, मजे। कितने ही बार कितने ही शासकों को छोड़ा, और आगे आने वाले क्रम को तो और किस तरीके से देखोगे, हरा दिया छोड़ दिया, हरा दिया छोड़ दिया। ये भारत के राजाओं की उदार नीति और उदार हृदय, कोई नहीं यार है। आगे आगे बेटा 2 ही क्वेश्चन है। इसके बाद उत्तराधिकारी जो चेयर पे आया, राजगद्दी पे बैठा, वो है बेटा स्कंदगुप्त। लिख लो। इनके बाद जो अगला पॉइंट है वो है स्कंदगुप्त। स्कंद है, स्कंद है, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। स्कंदगुप्त टाइमिंग तो किसी की लिखी नहीं है, क्योंकि 415 ईस्वी के आसपास उसने शासन किया था कुमारगुप्त ने, मगर टाइमिंग नहीं लिखी। कुमारगुप्त भी एक अच्छा शासक है ना, जगह जगह से चारों तरफ से आक्रमण होते थे, तो कुमारगुप्त ने पहले से ही स्कंदगुप्त को युद्धों में भेजना प्रारंभ कर दिया। स्कंदगुप्त वास्तव में एक अच्छा योद्धा था। एक तरीके से देखा जाए तो जैसे समुद्रगुप्त ने शासन किया, विक्रमादित्य ने किया, ऐसा ही शासक था और बहुत बढ़िया योद्धा था। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन क्या बनेंगे? तो स्कंदगुप्त को कुमारगुप्त ने भेजा, उस समय पे एक विदेशी सेना, विदेशी शक्ति जो काफी मजबूत थी, वो बार बार भारत पे प्रहार कर रही थी। कौन? हूण। उन्हें बोलते हैं हूण। क्या बोलते हैं उन्हें? तो अब क्वेश्चन बन जाएगा, हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ, या हूणों से रक्षा गुप्त वंश के किस शासक ने की भारत की? 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो क्वेश्चन देखो बेटा, भारत में हूणों का आक्रमण, भारत में हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ? स्कंदगुप्त, है ना? या ये कह सकते हो कि स्कंदगुप्त ने हूणों से भारत की रक्षा की। ये क्वेश्चन बनेगा, भारत की रक्षा की। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाए, हूणों से भारत की रक्षा किसने की? स्कंदगुप्त। ये एक विशाल सेना, विशाल शक्ति को अपने कुशल माइंड से, अपने कुशल नेतृत्व से हराने में कामयाब रहा और बचाए रखा। मगर आगे देखो क्या है, उसके बाद हूण वापस लौट के नहीं आए, मगर फिर वापस आए, बताएंगे इन्हीं के समय में। क्योंकि जैसे ये खत्म हो जाएगा, जैसे ही स्कंदगुप्त मरेगा या कमजोर पड़ेगा, ऐसे ही हूण फिर आक्रमण करने स्टार्ट कर देंगे, है ना? तो भारत पर विदेशी शक्तियों की, विदेशी लोगों की नजर ज्यादा रही है शुरू से, क्योंकि बहुत समृद्ध देश रहा है हमेशा, कल्चर बहुत लाजवाब था, और इस कल्चर को जो आज हम तुम दोष देते हैं, इस कल्चर को डिस्ट्रॉय किया गया है बार बार टक्कर मार के, है ना? कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया है। ये बिल्कुल जाने अनजाने में आता है। जैसे एक व्यक्ति के रिश्तेदार बहुत सारे होते हैं, अगर रेगुलर वो घर में आते रहे, तो कोई ना कोई रिश्तेदार से आपके फैमिली में जो बच्चा है, बड़ा है, कोई है, कुछ ना कुछ आदत सीख जाएगा, बैठने का, बोलने का, खाने का, पीने का। क्योंकि जब गेस्ट आते हैं तो भाई घर का खाने का मेन्यू कार्ड बदल जाता है, नहीं बदलता है? नाश्ते का मेन्यू कार्ड बदल जाता है। जो तुमने कभी 6 महीने से चीज नहीं चखी है, फिर तुम्हें अवसर लगता है आज तो चख लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा
होता है ना। अच्छा, अब तो खैर और दौर बदल गया है। पहले की बात जो तुम्हारे पापा और हमारे पापा दादा की बात है, उस समय की बात है। उस समय पे तो रिश्तेदार आने के बाद केवल इतनी सी लड़ाई रहती थी कि आज गेहूं की रोटी खाने को मिलेगी। कभी पूछ लेना, ईमानदारी की बात है, ये सच है, ये गलत नहीं है ना। वो दौर अलग था भाई, आज दौर अलग है। आज ये है कि हमें ये रोटी बना के खानी कैसे है। जब एक रोटी की ही लड़ाई थी, आज आईफोन की लड़ाई है, आज रोटी की लड़ाई है नहीं। आज एक एंड्रॉयड फ़ोन की, बढ़िया फ़ोन की लड़ाई है, एक स्टाइलिश कपड़ों की लड़ाई है, और तो और स्टाइलिश कटिंग की लड़ाई है, मेकअप की लड़ाई है। इंसान अब खाने को तो की लड़ाई तो है ही नहीं ना। एक दौर फिर आएगा खाना खाने की और पानी की, ये दो ही लड़ाई रह जाएंगी बस। एक बार फिर आएगा। अभी तुम एक लग्जरियस लाइफ के दौर से गुजर रहे हो। हर किसी के माँ बाप ये अफोर्ड करने में तुम्हारे लिए लगे हुए हैं। अब पता नहीं कि तुम अपने माँ बाप को क्या लाइफ दे पाओ, ये तुम पे डिपेंड करता है। वो तो तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो कैसी चुनौती है, उसे पार करेंगे। तो अब हूणों के बारे में आ जाओ। हूणों से आक्रमण इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो। देखो उस समय हूणों का महत्वपूर्ण शासक, हूणों का महत्वपूर्ण शासक, ये दो शासक थे भाई, तोरमण और मिहिरकुल। तोरमण और मिहिरकुल, तोरमण और मिहिर। ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे भी नहीं है, बस इतना मान लो ये गुप्त डायनेस्टी का महान शासक, अंतिम दौर का, अंतिम दौर में महान शासक। इसके बाद बताते हैं गुप्त वंश बिल्कुल बिखर गया, उसे व्यवस्थित करने में बिल्कुल दिक्कतें आई। हालांकि व्यवस्थित करने का क्रम यहीं से बिगड़ गया था, कुमारगुप्त से ही, ठीक है, क्योंकि साम्राज्य बड़ा हो गया था। इनको लग रहा था हमारे दुश्मन कम हो गए हैं, सारी चीजें हैं। सीमाओं का रक्षण करने में ये नाकामयाब रहे, उस पर ध्यान नहीं दिया। मगर जब तक स्कंदगुप्त रहा तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही ये पूरा हुआ मरा, तो अब शासन की दिक्कत आ गई। कोई प्रमाण ऐसा नहीं कि अब कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, समझते हो ना। एक अनस्टेब्लिश सरकार की तरह, आज एक विधायक तोड़ लिया, सरकार खत्म, ऐसा मामला है। तो कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है। तो इसके बाद गुप्त वंश लगभग विनाश की हो, खत्म होने की हो, और लगभग खत्म ही हो जाएगा। जैसे ये गया, उन्होंने फिर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया और भारत पे कब्जा करते स्टार्ट चले गए, ठीक है। अब आता है अंतिम शासक गुप्त वंश का। लिखो गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक, बताओ बेटा। भानुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? भानुगुप्त। भानुगुप्त पे दो क्वेश्चन है, ठीक है। क्या एक तो ये हो गया गुप्त वंश का अंतिम शासक, दूसरा है इससे पूछा जाता है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख, एरण अभिलेख किसके समय में या किसका है? भानुगुप्त का। ये अभिलेख पूछा जाता है। अभिलेख बता दिए थे ना मैंने तुम्हें, शिलालेख अभिलेख बताए थे। अभिलेख जो शिलाओं पे और कागज पे दोनों पे लिखे जाएंगे। गुप्त काल में बहुत सारे शिलालेख लिखे गए, सॉरी अभिलेख लिखे गए। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब ये एरण अभिलेख है किसके बारे में? सती प्रथा के बारे में इसमें लिखा हुआ है। सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य या प्रथम प्रमाण या प्रथम विवरण कहाँ से मिल रहा है? तो सती प्रथा के बारे में यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इससे पहले कुछ नहीं लिखा है। बात समझ में आ गई? क्या मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन बता दिया कि सबसे अधिक सोने के सिक्के, लिखना बेटा, सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किन्होंने चलाए थे? वेरी गुड, गुप्तों ने सबसे अधिक मात्रा में। और कला से, संस्कृति से, हर तरीके से जब परिपूर्ण युग था तो क्या कहा गया इसे? स्वर्ण युग, द गोल्डन एज। कर दोगे ना? ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल ही बताया था। सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ, समुद्र, बताया था ना। बताते हैं कि इसने उत्तर भारत में लगभग 9 युद्ध लड़े, और दक्षिण भारत में जब दक्षिण अभियान पे निकला विजय करने पे तो 12 युद्ध लड़े। कितने हो गए? 21 बताया था ना मैंने।
कि एक क्राइटेरिया है, मैं ये नहीं कहता नॉलेज एग्जैक्ट 21 ही है, मगर है, ठीक है। हमने तो यही पढ़ा है, मगर ये काउंटिंग कभी नहीं आती कि कितने लड़े थे, मैंने तो ये लिखवा दिया है ना। उत्तर भारत में जब विजय करने निकला तो 9 लड़े इसने, सारे जीता। और जब दक्षिण को विजय करने के लिए निकला, बिल्कुल दक्षिण में नीचे तक आ गया, तमिलनाडु तक, है ना, तो कितने 12 जीतता चला गया। तो वर्चस्व तो बहुत विशाल था। तो बेटा इसी के साथ हमारा गुप्त वंश हो जाता है समाप्त, है ना। गुप्त वंश से हमने बिल्कुल निचोड़ के जो तुम्हारे लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं, आप कोई सा भी एग्जाम दें, या आप दिल्ली पुलिस दो, यूपी पुलिस दो, कांस्टेबल दो, ठीक है, आरपीएफ दो, अग्निवीर से तो काफी ऊपर है ना। अग्निवीर का तो कुछ छोटा कराया जाता है, अग्निवीर क्लास तो छोटी रहती है, मगर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसको ज्यादा आता है, कम आंसर देने में क्या दिक्कत है, समय है आपके पास। जब समय है तो बुद्धि को उसी प्रकार से प्रयोग करो, है ना। तो ये गुप्त काल पूरा खत्म। इसको जब भी मैं सुनूंगा पूरा गुप्त काल, कल सबको सुनाना है ना।